गुड इवनिंग स्टूडेंट। इवनिंग मैम। लास्ट क्लास हमने देखा था इशू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू कर सकता है? डायरेक्टर को या फिर एम्प्लॉय को। क्यों इशू करता है? एज रिवॉर्ड फॉर वैल्यू एडिशन। तो कैसे करके इशू होता है स्वेट इक्विटी शेयर? एट ए डिस्काउंट प्राइस फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होना होगा, ठीक है। और स्वेट इक्विटी शेयर मस्ट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। जो शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुका है उसी को आप इशू कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? कॉल जनरल मीटिंग बाय सेंडिंग नोटिस। उसके लिए मैंने एक डायग्राम किया था, आप लोग देखे हैं ना? डायग्राम को नोटिस किया? नोट हुआ था डायग्राम? स्वेट इक्विटी शेयर के लिए एसआर पास करना पड़ता है एट मीटिंग स्पेसिफाइंग। तो स्पेसिफाइंग क्या होगा? कितना अमाउंट का आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, किस किस को इशू कर रहे हैं, कौन सा क्लास ऑफ शेयर्स है, सारा कुछ आपको उसमें देना होगा, ठीक है। उसके लिए कंडीशंस क्या है? अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर इशू होगा एज पर रेगुलेशन बाय सेबी। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर क्या होगा? बोलो। साउंड क्लियर है ना? एज पर रूल 8 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पेज नंबर है 388। आज हम लोग देखेंगे बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या है? सेक्शन 63, ठीक है। सेक्शन 63 प्रोवाइड्स फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर्स इशू करने का फुल डेफिनेशन किस में दिया गया है? सेक्शन 63 में। सेक्शन 3 subsection 1 provides that a company may issue fully paid up bonus shares। क्या करना होगा? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, पार्टली नहीं होगा। टू इट्स मेंबर्स, किसको करेगा? मेंबर्स को बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। टू इट्स मेंबर आउट ऑफ दिस, किस में से? फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसमें से आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। नो बोनस शेयर शैल मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिवर्स क्रेडिटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ एसेट्स। आप कभी भी रेवोल्यूशन ऑफ एसेट्स के हिसाब से जो कैपिटल रिजर्व होता है उससे आप बोनस शेयर्स नहीं इशू कर सकते हैं, ठीक है। Company wants to issue bonus share। अगर कोई भी कंपनी इशू करना चाहता है बोनस शेयर्स तो फिर उसको ये कंडीशंस फुलफिल करना होगा। नो डिफॉल्ट शुड बी in payment of interest
या फिर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल ऑफ डेप्ट, कोई भी अगर डेप्ट है, डिपॉजिट है, तो उसका इंटरेस्ट या फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज। कोई भी कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करना चाहता है तो उनको इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो ये दो में से डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर वो कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर्स must be made fully paid, जिसमें से आप बोनस शेयर देना चाहते हैं वो फुल्ली पेड होना होगा। एंड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, आपका एओए में ऑथराइज्ड होना पड़ेगा कि आप बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं। कॉल जनरल मीटिंग एंड पास OR. OR means ordinary resolution. किसको बोनस शेयर इशू कर सकता है? प्रोपोर्शनेटली to existing shareholders free of cost। बोनस शेयर्स में कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कॉल जनरल मीटिंग एंड पास OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इफ लिस्टेड, अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसको फॉलो करना होगा एज पर सेबी गाइडलाइंस। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? वीडियो क्लियर है ना? हाँ Yes, मैम। ma'am. ठीक है। मैम प्रोपोर्शनेटली टू एक्सिस्टिंग क्या लिखा है? शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको क्या होगा? नो बोनस इन lieu of dividend। OR पास करने के पास उसके बाद इसको अनाउंस करना होगा announced issue out of permitted। आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं लेकिन उसके परमिटेड सोर्स से। सोर्स मैंने क्या क्या बताया था? अभी बताया है।
परमिटेड सोर्सेस, ठीक है। अनाउंस्ड होने के बाद आप उसको कांट बी विथड्रॉन, ठीक है। एक बार अनाउंस होने के बाद आप उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप बोनस शेयर इशू करेंगे वो अनाउंस होने के बाद वो विथड्रॉ नहीं हो सकता है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये वाला बोनस शेयर्स किस में से आप दे सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर इशू ऑफ परमिटेड सोर्सेस। परमिटेड सोर्सेस क्या है, अभी तो पढ़ाया था। फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, लिख लीजिए इसमें। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये तीनों से हम बोनस शेयर्स क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर्स दे सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए बुक में पूरा आपका डायग्राम इसमें आ गया है। आप अगर ये याद कर लेंगे तो आपका बोनस शेयर याद हो जाएगा। Section 63 subsection 2 provides that no company shall capitalize its profits or reserve for the purpose of issuing fully paid up shares unless, आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं अगर आप it is authorized by its article authorization required in AOA. It has on the recommendation of the board been authorized in general meeting of the company. क्या करना होगा, call general meeting and pass over. It has no default in payment. It has no default in payment. क्या क्या, interest, principal of debt deposit issued by it. It has not default in respect of payment of statutory dues. जो पेमेंट करना जरूरी होता है, जैसे एम्प्लॉय का सैलरी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युइटी या फिर पहले का कोई बोनस, अगर पेमेंट बाकी है तो फिर आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। द पार्टली पेड अप शेयर्स, पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होना होगा, फुल्ली पेड अप शेयर्स। इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप, इट कंप्लाइज विथ सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और भी अगर कोई भी कंडीशंस है तो उसको भी आपको देखना होगा। Section 63 subsection 3 provides that the bonus shares shall not be issued in lieu of dividend. आप बोनस शेयर्स इन lieu of dividend से इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो गया बोनस शेयर कंप्लीट। 14 और रूल 14 क्या बोलते हैं, प्रोवाइड्स दैट द कंपनी व्हिच हैज once announced the decisions of the board recommending the bonus issue shall not subsequently withdraw the same. ये पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि एक बार आप अगर जब बोनस शेयर्स अनाउंस कर देते हैं उसको आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बोनस शेयर्स। उसके बाद देखिए इशू ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, तो उसके लिए देखना होगा ये ईसॉप क्या होता है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन क्या है। डायग्राम करवाने से हेल्पफुल होता है कि नहीं होता है,
ऑनलाइन स्टूडेंट? हो गया, ये वाला हो गया कंप्लीट? Yes, ma'am. एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ESOP। ये कहाँ पर है? रीड विथ रूल 12 सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज B। ESOP can be issued to eligible, आप ESOP किसी को भी इशूड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल एम्प्लॉई होना होगा। तो हम लोग देखेंगे एम्प्लॉई कौन है इसके लिए, ठीक है? इफ अप्रूव्ड, ESOP आप तभी इशू कर सकते हैं इफ अप्रूव्ड बाय SR स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी freedom to decide exercise price minimum 1 year between grant and vest freedom of company to decide। ESOP का एक लॉक इन पीरियड भी हो सकता है। फ्रीडम ऑफ कंपनी टू डिसाइड लॉक इन पीरियड। compliance with rule 12 conditions, compliance with rule 12 with conditions। A company other than listed company shall not offer shares to its employee under a scheme of employees stock option unless it complies the following conditions। क्या होना होगा इसके लिए? लिस्टेड होना पड़ेगा। अदर देन अगर लिस्टेड होता है तो उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ही आप ESOP इशू कर सकते हैं। द इशू ऑफ ESOP एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स बाई पासिंग SR। तभी आप ESOP इशू कर सकते हैं, उसके लिए SR पास करना होगा, ठीक है? द कंपनी शैल मेक द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इन द एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस फॉर पासिंग द रेजोल्यूशन। जब आप रेजोल्यूशन पास करेंगे उसके लिए जो नोटिस भेजा जाएगा उसमें क्या क्या डिस्क्लोज
करना होगा, उसका एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है। क्या है? द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शन टू बी ग्रांटेड, कितना आप स्टॉक ग्रांट कर रहे हैं उसका टोटल नंबर दीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। तो उसका क्लास ऑफ एम्प्लॉयज कौन कौन है, मतलब एलिजिबल एम्प्लॉय कौन कौन है, उसका भी आपको देना होगा उस नोटिस में। द अप्रेजल प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज टू द एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे करके सब कुछ करना होगा, उसका भी एक लिस्ट या फिर फॉर्म आपको देना होगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्टिंग एंड द पीरियड ऑफ वेस्टिंग, कितने दिन के लिए इशू होगा या फिर उसका टाइम और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारा कुछ उसमें देना होगा। द मैक्सिमम पीरियड विदिन विच द ऑप्शन शैल बी वेस्टेड, जो ऑप्शन होए उसका मैक्सिमम पीरियड, दैट मीन्स लास्ट डेट कितना है वो भी देना होगा। उसका लॉक इन पीरियड क्या है, एक्सरसाइज प्राइस या फिर फॉर्मूला क्या है उस स्कीम का, ठीक है, वो सब भी देना होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन टू बी ग्रांटेड पर एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई को कितना ग्रांट होगा वो भी आपको देना होगा। द मेथड विच द कंपनी, उसका मेथड क्या होगा, कंडीशंस अंडर विच द ऑप्शन वेस्टेड लैप्स, अगर क्या क्या कंडीशंस होगा कि आपका जो स्कीम है वो लैप्स ना हो, ठीक है। द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद इन विच द एम्प्लॉई शैल एक्सरसाइज एंड वेस्टेड ऑप्शन, टाइम पीरियड क्या है वो भी दीजिए। प्रपोज टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट या फिर रेजिग्नेशन एम्प्लॉई, उनका भी एक लिस्ट दीजिए। द स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्ट दैट द कंपनी शैल कंप्लाई विद द अप्रेजल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोग एप्लीकेबल करेंगे उसका भी एक स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है। समझ में आया स्टॉक ऑप्शन। उसके बाद आपका आता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल्स, ये रूल्स के लिए एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ईसॉप के लिए एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। A permanent employee of the company who has been working in India or outside India, जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो इंडिया में हो या फिर आउटसाइड इंडिया में है वो आ जाएगा ईसॉप के एम्प्लॉय रूल्स में। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट बट एक्सक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या नहीं मिलता है, ईसॉप का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है ईसॉप का ऑप्शन? हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंस लेके ही काम करेगा, ठीक है, उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है। हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो वो भी दे दीजिएगा। एन एम्प्लॉय ऑफ अ सब्सिडियरी इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया और होल्डिंग ऑफ द कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी हो या फिर होल्डिंग कंपनी हो, उसका एम्प्लॉय भी इस रूल्स में आ जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ मैम। बट डज नॉट इंक्लूड, इंक्लूड तो सबको समझ में आता है, लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर, जो एम्प्लॉय प्रमोटर है और अ पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर्स ग्रुप, वो एम्प्लॉय के लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। A director either himself or through its relationships or through anybody corporate
directly or indirectly more than 10% of the outstanding equity shares, कोई भी डायरेक्टर अगर मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर होल्ड करके रखता है, डायरेक्टर खुद या फिर उसका रिलेटिव और थ्रू एनी सोर्स ऑफ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ भी हो, वो अगर 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है तो फिर वो भी नहीं आएगा इस लिस्ट में। ठीक है, तो फिर कौन कौन नहीं आएगा? प्रमोटर नहीं आएगा, और ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ। मैम जो प्रमोटर से बिलोंग है वो हुई। हाँ, प्रमोटर या फिर प्रमोटर्स के साथ जो बिलोंगिंग होगा वो भी नहीं आएगा, या फिर डायरेक्टर जिसका होल्डिंग मोर देन 10% होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइजिंग प्राइस। एक्सरसाइजिंग प्राइस जो यहाँ पर मिला था उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। रूल्स 12 सब रूल 3 of the companies rule 2014 provides that the companies granting option to its employees pursuant to the employees stock option scheme will have the freedom to determine the exercise price। जो एक्सरसाइज प्राइस होगा उसको एक फ्रीडम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही प्राइस देना होगा, वो फिक्स्ड रहे। ठीक है, इन कन्फर्मेटिंग द एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन उसमें क्या होना होगा? अकाउंटिंग पॉलिसीज रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दे दिया स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके लिए जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा वो क्या होगा? रूल 12 Sub Rule 4 provides the approval of shareholders by way of separate resolution shall be obtained by the company in case of। आपको स्पेशल जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे उसके लिए एक सेपरेट रेजोल्यूशन होना पड़ेगा। ठीक है, ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू द एम्प्लॉय सब्सिडियरी या फिर होल्डिंग कंपनी को जब भी आप ईसॉप इशू करेंगे तब उसके लिए एक सेपरेट रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना होगा। या फिर ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू आइडेंटिफाइड एम्प्लॉय ड्यूरिंग एनी 1 year equal to or exceeding 1% of the issued capital of the company at the time of grant of option। आप कभी भी अगर ड्यूरिंग 1 year आपका कंपनी कोई भी एम्प्लॉय ऐसा है जिसका 1 साल जस्ट हुआ भी नहीं है, ड्यूरिंग एनी 1 year इक्वल टू या फिर एक्सीडिंग 1 year अगर इशूड कैपिटल से ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के साथ साथ एक सेपरेट रेजोल्यूशन भी आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पीरियड गैप। कितना दिन का गैप होना पड़ेगा? मिनिमम 1 year। ठीक है, लॉक इन पीरियड रूल 12 सब रूल 6 clause B provides that the company shall have the freedom to specify in the lock-in period for the shares issued pursuant to, क्या बताया गया है? लॉक इन पीरियड में भी स्पेसिफाई फ्रीडम होना पड़ेगा। ठीक है, मैम लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है? वो जो आपको शेयर इशू किया जाएगा उसका एक पीरियड होगा जितना दिन तक आपका शेयर लॉक हो जाएगा, आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लॉक इन पीरियड का मतलब है कभी कभी रहता है, मिलेगा आप लोगों को, देखिएगा 3 साल या फिर 5 साल ऐसा करके लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद ही आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम।
नेक्स्ट आ जाइए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, पेज नंबर 396। सेक्शन 52 प्रोवाइड्स दैट वेयर अ कंपनी इशू, कभी भी अगर कंपनी क्या करता है शेयर्स एट ए इशू शेयर्स एट ए प्रीमियम, प्रीमियम में अगर शेयर इशू करता है तो क्या होगा उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर, पेज नंबर 396। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन में पूछता है, इसमें एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इससे। मिला? whether for cash or otherwise a sum equal to the aggregate amount of the premium received on those shares, जब भी शेयर्स क्या किया जाता है प्रीमियम में इशू किया जाता है तब उसका जो प्रीमियम अमाउंट मिलता है एक्स्ट्रा अमाउंट वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र टू अ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पर अप्लाइड किया जाता है उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रिडक्शन share capital of company shall accept as provided in this section shall apply as if the securities premium were paid up share capital of the company। मेन फैक्ट क्या है कि कभी भी प्रीमियम रिसीव्ड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन दोज शेयर्स शैल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जितना अमाउंट आपका प्रीमियम में आता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसी को हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी, ये जो प्रीमियम आपको मिलेगा अकाउंट में जो एक्स्ट्रा करके आपका जमा होगा वो आप कहाँ पर अप्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। टुवर्ड द इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनीज to the member of the company as fully paid bonus shares, कोई भी शेयर अगर अनइशूड होता है तो आप उसको बोनस शेयर हिसाब से इशू कर सकते हैं। इन रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है तो उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। इन रिटर्न ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, कोई भी एक्सपेंस अगर हो तो उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। कमीशन पे डिस्काउंट अलाउड, कोई भी शेयर या फिर डिवेंचर अगर डिस्काउंट में इशू होता है तो आप उसका पेमेंट भी किससे कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। इन प्रोवाइडिंग ऑफ द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर्स, अगर प्रीमियम में आप रिडीम करते हैं सेल करते हैं, ठीक है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर, तो उसको भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से दे सकते हैं, ठीक है। फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, खुद का शेयर्स या फिर अदर सिक्योरिटीज भी हो, बाईबैक परचेस यहाँ पर दिया है फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, अपना खुद का शेयर्स आप कभी भी अगर परचेस करते हैं दैट मीन्स बाईबैक करते हैं तो उसको भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट बताया, 5 पॉइंट बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पर्पस के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड by such class of companies as may be prescribed and whose financial statement complies with the accounting standard prescribed, सिक्योरिटीज प्रीमियम को इशू कर सकता है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको बताया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है। इन पेइंग अप अनइशूड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनीज टू बी इशू टू द मेंबर्स, सेम ही दिया गया है कि ऐसा भी कुछ कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जिसको प्रेस्क्राइब किया गया है
उसको भी आप ये सब सेम दे सकते हैं। क्या क्या? अनइशूड इक्विटी शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर, जो पहले का 3 पॉइंट है वही सेम रिपीट हुआ है। इन रिटर्न ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी और फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, तो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम किस किस में यूज होगा इसका एक पूरा लिस्ट दिया गया है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिएगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, पेज नंबर 401, बायबैक ऑफ शेयर्स, सेक्शन 68 सबसेक्शन 2। बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है? जो अपना ओन शेयर जो इशू करता है उसी को खुद परचेज कर लेना। ठीक है, दैट अ कंपनी शैल परचेज इज ओन शेयर्स। ठीक है, और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इफ। कब इशू बायबैक कर सकता है? बायबैक शेयर इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। हम लोग देखे थे ना रिलायंस के वहाँ पर एओए में, उसमें आपको डिक्लेयर रहना पड़ेगा कि आप अपना खुद का शेयर बायबैक कर सकते हैं, तो एओए में रहना होगा। और क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड इन जनरल मीटिंग। आपको जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना होगा। दिस शैल नॉट बी अप्लाइड टू अ केस वेयर। कब बायबैक शेयर नहीं कर सकते हैं उसका भी कुछ कुछ कंडीशंस है। द बायबैक शेयर इज 10% और लेस of the total paid up equity shares and free reserve of the company. आप बायबैक कब नहीं कर सकते हैं? अगर 10% या फिर उससे कम हो जाए। क्या? लेस ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, 10% ऑफ बायबैक आप कब नहीं कर सकते? ये एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है एंड बायबैक लेस देन 10% ऑफ 10% और लेस देन 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस एंड, दैट मीन्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का आप 10% उससे कम आप नहीं बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास। वो तो इजी है, क्या होना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड रेजोल्यूशन हमेशा बोर्ड मीटिंग में पास होता है, उसका ऑथराइज्ड होना होगा। ठीक है, हाँ फिर से बताइए। हम्म हम्म नहीं कर सकता है, इसीलिए तो बताया गया है ना, ऑथराइज्ड होना पड़ेगा। जब आप ऑथराइजेशन ले पाएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन देना होगा, तभी आप बायबैक कर सकते हैं। अगर वो लोग देना ही नहीं चाहते हैं तो आप लोग कैसे बायबैक कर सकते हैं? बायबैक नहीं होगा। ठीक है, द बायबैक इज 25%। कितना करना होगा? बायबैक इज कितना होगा? लेस देन इक्वल
25% ऑफ एग्रीगेट, जितना एग्रीगेट पेड अप कैपिटल, यहाँ पर पेड अप इक्विटी कैपिटल होगा, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल यहाँ पर है 25% एग्रीगेट पेड अप कैपिटल। इसका मीनिंग क्या है? पेड अप इक्विटी कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्यों मैंने फिर से चेंज किया है? इसमें बताया गया है सिर्फ इक्विटी कैपिटल, ठीक है, और इसमें बताया गया है पेड अप शेयर कैपिटल, दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, ठीक है, प्लस फ्री रिजर्व। बायबैक इज इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और इतना से कम नहीं हो सकता है, और 25% एग्रीगेट पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इतना से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, कोई भी अगर फाइनेंशियल ईयर हो, अगर सोच लीजिए अगर ये 23-24 हो फाइनेंशियल ईयर, द रेफरेंस टू 25% शैल बी कंट्रोस्ट इन विथ रेस्पेक्ट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल इन द फाइनेंशियल ईयर। उसका 25% आपका क्या होना होगा? एटलीस्ट 25% टोटल पेड अप कैपिटल होना होगा इन एक फाइनेंशियल ईयर में। The ratio of aggregate of secured or unsecured debt owned by the company after buyback is not more than, जो रेशियो है वो after buyback not more than the twice of paid up capital, twice of paid up capital नहीं होना चाहिए, प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। रेशियो ऑफ एग्रीगेट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेप्ट ओन्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी का सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड डेप्ट है वो आफ्टर बायबैक नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व नहीं होना होगा, ठीक है। द सीजी मे बाय ऑर्डर और नोटिफाई, तो सीजी क्या कर सकता है? इसको हाई, सीजी के पास पावर है कि ये जो रेट है इसका रेशियो को हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एक नोटिफाई होना होगा, नोटिस निकलना होगा सीजी को। The ratio of the debt to capital and free reserve for the class of companies, सीजी के पास ये पावर है, ठीक है। समझ में आया बायबैक ऑफ शेयर? ये जो सारा कुछ है ना, ये सिर्फ कंडीशन है। आपको पूछ सकता है कि बायबैक करने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो ये सब सारा एक कंडीशंस है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप। जो बायबैक का शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, आप जो भी बायबैक करना चाहते हैं वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, पार्टली पेड अप नॉट अलाउड, ठीक है। द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन अ लिस्टेड कंपनी इज डन इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रूल्स। जब कोई भी अगर लिस्टेड कंपनी होगा तो उसको क्या करना होगा? एज पर सेबी